हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो देखिए, जो आज की 4 बड़ी खबरें हैं पहले वो आपको शॉर्ट में बता देते हैं, फिर इसे ही डिटेल में आपको समझाएंगे। तो पहली खबर होगी डेमोग्राफी चेंज पर हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया है, ये बयान आपको सुनवाएंगे और इससे जुड़ी हुई आपको जानकारी देंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई हुई, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। ये क्या मामला है आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद जाति की लड़ाई, गरड़िया वर्सेस मुसहर, आपको ये भी समझाएंगे। और स्मार्ट मीटर पर किस तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है, ये आपको समझाएंगे। तो इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें होंगी जो कि आपको बताएंगे। आप बस देखते रहिए खबर तो समझिए। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों को धमकाने वाले रजत भट्टाचार्य का पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि उसके पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो को पोस्ट करके एक बड़ा सवाल उठाया है वीडियो के पोस्ट पर। और आपको बता दें कि सवाल यह है कि ऐसे में पश्चिम बंगाल में बिहारियों की पिटाई पर आखिर ममता सफाई क्यों नहीं दे रही। मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है, बैठ जा, बैठ। अभी बैठ तो रहे हैं, धमकाने, धक्का देने, धक्का देकर गिराने और फिर कान पकड़कर उठक बैठक कराने की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की है, जिसे खुद शेयर किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने जो लिखा है, गिरिराज सिंह ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए पश्चिम बंगाल में बिहार के बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाया था। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट। क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं हैं? बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तो निशाना साधा ही, तेजस्वी यादव से भी सवाल किया कि अभी तक तेजस्वी यादव की ओर से इस वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ममता बनर्जी की सरकार खुलेआम गुंडों को संरक्षण देती है, गुंडागर्दी करने वालों को प्रोत्साहित करती है और जो टीएमसी के गुंडे हैं वो ऐसा कुकृत्य करते हैं। हैरानी है कि अब तक तेजस्वी यादव का कोई न इस वीडियो को लेकर के कोई उनकी प्रतिक्रिया आई है, न उनकी कोई चेतावनी पश्चिम बंगाल सरकार को आई। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और वीडियो के जरिए पहचान कर बांग्ला पक्खो संगठन से जुड़े रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया और सिलीगुड़ी थाने में पूछताछ की। ये तो पूरा देखना पड़ेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, पुलिस देख रहे हैं। बांग्ला पक्खो संगठन के लोग पहले भी हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को मिटाते रहे हैं। सवाल है कि क्या देश को बांटने की साजिश चल रही है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई को समझिए। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक कहीं पे भी नौकरी कर सकता है। बिहार के छात्र भी पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने के लिए गए थे, तभी बांग्ला पक्खो संगठन से जुड़े लोग उनके कमरे में घुस आए और ये कहकर मारपीट करने लगे कि वो पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने क्यों आए हैं। इन गुंडा टाइप के लोगों ने छात्रों से मारपीट की और उन्हें उठक बैठक भी करवाया, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा। और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह इस मुद्दे पर ममता बनर्जी से सवाल कर रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल कोई अलग देश है जहां बिहार के छात्र नहीं जा सकते हैं। बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई हुई, इसीलिए यह समझना जरूरी है कि किसी भी राज्य में आने जाने को लेकर के संविधान क्या कहता है। देखिए, संविधान हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है और अभी भारत के नागरिक के 6 मौलिक अधिकार हैं।
इसमें किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार शामिल है। कहीं भी आने जाने का अधिकार हर नागरिक को है। अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को ये अधिकार हासिल है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के सियासत भी हो रही है। झारखंड में घुसपैठ और डेमोग्राफी पर बवाल कर रही बीजेपी को हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डेमोग्राफी में बदलाव देखना है तो बंगाल के कुछ जिलों में देख लें। कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो स्पष्ट पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। तो देखिए, बंगाल की डेमोग्राफी चेंज पर हेमंत सोरेन के बयान को समझिए। देखिए, डेमोग्राफी पर हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में डेमोग्राफी बिल्कुल नहीं बदली है, क्योंकि कई बार बीजेपी ने कहा है कि डेमोग्राफी बदल रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन ने कहा है कि डेमोग्राफी बिल्कुल भी नहीं बदली है। बंगाल के कुछ जिलों में डेमोग्राफी बदली है। अगर आपको असली में डेमोग्राफी देखना है तो बंगाल के कुछ जिलों को देखिए। डेमोग्राफी में बदलाव अगर देखना है तो बंगाल के कुछ जिलों को जाकर के देख लीजिए। ऐसा है हेमंत सोरेन ने कहा। यानी कि हेमंत सोरेन ये मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। बीजेपी ये आरोप बहुत पहले से लगाती रही है। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आकर के बस गए हैं। वोट के लिए ममता सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया गया है। और यहां पर यह मुद्दा एक बार फिर से हेमंत सोरेन भी उठा दिया है। तो झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन जो है नजदीक आ रहे हैं, बदलती डेमोग्राफी पर सियासी दंगल छिड़ता जा रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच बदजुबानी भी शुरू हो गई है। झारखंड में डेमोग्राफी पर सियासी दंगल। आरएसएस और बीजेपी पर भड़के सीएम हेमंत। झारखंड की लड़ाई चूहे दीमक पर आई। सीएम सोरेन के बयान पर बीजेपी गरमाई। झारखंड में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गए हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती हुई डेमोग्राफी पर सियासी दंगल छिड़ा है। और इस दंगल में आरएसएस पर सीएम हेमंत सोरेन की टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना चूहे से करते हुए ये कहा कि आरएसएस के लोग झारखंड में आएंगे और समाज को तोड़ेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस जाके हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा। तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला चुनाव में हमारे लोगों से कोई गलती लोग ना करा सके। सीएम के बयान से कांग्रेस को भी शह मिल गई। कांग्रेस ने एक कदम आगे निकलते हुए बीजेपी को देश और समाज को खोखला करने वाला दीमक बता दिया। तो दीमक है, समाज के लिए दीमक है। और दीमक किस प्रकार से चीजों को खोखला करता है वो सभी लोग जानते हैं। तो ये दीमक की भूमिका से अपने आप को अलग करके लेवल प्लेइंग फील्ड में चुनाव के मैदान में आए। सत्ताधारियों की बदजुबानी पर बीजेपी भी बिलबिला उठी। केंद्र से लेकर राज्य स्तर के नेता हेमंत और कांग्रेस के कुनबे पर आग बबूला हो गए। 2 दिन पहले निर्वाचन आयोग की बैठक में इन्हीं नेताओं ने बदजुबानी और कड़वी भाषणबाजी पर नकेल कसने की मांग की थी। पर लड़ाई का मैदान सजते ही जुबानी जंग भी तेज हो गई। अब ये देखना होगा कि इससे किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। रांची संवाददाता ओम प्रकाश, संजय सिन्हा, निरंजन और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन आप ये समझिए कि बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में केंद्र ने हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है। उसमें क्या है? केंद्र ने कहा है कि संथाल इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से घटी है। आदिवासियों की संख्या 44 से घटकर 28% हो गई है। यानी कि आदिवासी जनसंख्या में 16% की गिरावट हुई है। तो देखिए, वहीं केंद्र सरकार ने हल्फनामे में यह भी बताया था कि ईसाइयों की संख्या
748 गुना बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण पलायन और धर्मांतरण है। देखिए, केंद्र सरकार के हल्फनामे के मुताबिक ईसाइयों के साथ मुसलमानों की आबादी भी बहुत बढ़ी है। झारखंड की इन 6 जिलों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक बढ़ गई है। तो आपको ये बता दें कि देखिए, ईसाइयों के साथ मुसलमानों की आबादी भी बहुत बढ़ी है। झारखंड की इन 6 जिलों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक बढ़ी है, यानी कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है और आदिवासियों की आबादी जो है वो घट गई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार के 2 बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी जाति को लेकर के आमने सामने हो गए हैं। लालू प्रसाद ने पूछा कि जीतन राम मांझी को लेकर के सवाल के लहजे में पूछा है कि क्या वो मुसहर हैं। उस पर जीतन राम मांझी ने फिर से पलटवार किया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हाँ, हमारा पूरा खानदान ही मुसहर भुइयां है और हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर भुइयां हैं। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या वो? देश की राजनीति के 2 धुरंधर एक दूसरे की जाति बता रहे हैं। दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक अभी केंद्रीय मंत्री हैं तो दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अब जाति को लेकर आमने सामने हैं। जिस जाति के नाम पर दोनों सियासत के शीर्ष तक पहुंचे, उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बात मुसहर बनाम गडेरिया तक पहुंच चुकी है और एक दूसरे की वंशावली खंगाली जा रही है। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में, तो उनके पिताजी किसके जन्म में हुए हैं? गनेरिया के जन्म में हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गनेरिया है। रुक जाए। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या वो? इस विवाद की शुरुआत हुई पिछले हफ्ते नवादा में दलितों के घर जलाए जाने के बाद। घर मुसहरों के जले और आरोप पासवानों पर लगा, लेकिन तब जीतन राम मांझी ने इस घटना के लिए यादवों को जिम्मेदार ठहराया था। जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो मुसहर जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है। इसके बाद तेजस्वी ने जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए कह दिया कि उन्हें तो लोग जीतन राम शर्मा कहते हैं। जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम शर्मा। फिर क्या था, जीतन राम मांझी ने तुरंत पलटवार किया और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को पाल और गडेरिया लिखते हुए सोशल साइट एक्स पर तंज कसा। फिर उसी अंदाज में बयान भी दिया। इसके बाद लालू प्रसाद ने सवाल के लहजे में पूछ लिया कि क्या जीतन राम मांझी मुसहर हैं? वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या वो? अब ताजा पलटवार किया है जीतन राम मांझी ने। मांझी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, लालू जी हम मुसहर भुइयां हैं। हमारे पिता मुसहर भुइयां थे, हमारे दादा मुसहर भुइयां थे, हमारे परदादा मुसहर भुइयां थे, हमारा तो पूरा खानदान ही मुसहर भुइयां है। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर भुइयां हैं। लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी दोनों राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। बिहार में जाति राजनीति के नाम पर ही होती है। इसी के नाम पर समर्थन भी मिलता है और वोट भी हासिल होता है। लेकिन इस बार नेता अपनी जाति की जगह दूसरे की वंशावली बताने में जुटे हैं। देखना होगा जाति वाली ये सियासत आखिर कहां तक पहुंचती है और जाति की लड़ाई गडेरिया वर्सेस मुसहर पर क्यों आई, ये भी बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में जाति की लड़ाई गडेरिया वर्सेस मुसहर पर क्यों और कैसे आई, उसको समझने के लिए समझिए कि कैसे आखिर इसकी शुरुआत हुई। तो इस विवाद की दरअसल शुरुआत हुई पिछले हफ्ते नवादा में दलितों का घर जलाए जाने के बाद, जब जीतन राम मांझी ने इस घटना के लिए यादवों को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद तेजस्वी ने जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए ये कह दिया कि उन्हें तो लोग जीतन राम शर्मा कहते हैं। फिर क्या था, जीतन राम मांझी ने तुरंत पलटवार किया और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को पाल और गडेरिया बोल दिया। जब इस पर लालू प्रसाद से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कह दिया कि क्या जीतन राम मांझी मुसहर हैं।
तो इस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ और अब गडेरिया वर्सेस मुसहर बन गया है ये विवाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के सियासी बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी ने इस मामले को लेकर के आंदोलन करने की चेतावनी दी है तो कांग्रेस भी सियासी रोटी सेकने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री सहित एनडीए के तमाम नेताओं ने आरजेडी और कांग्रेस के उस दौर का आईना दिखाया जो बिहार में आरजेडी की सरकार थी। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का समय बाकी है, बिहार की राजनीतिक पार्टियां और उसके नेता पूरी तरह चुनावी मूड में आ चुके हैं। क्राइम और पुल के बाद महागठबंधन की पार्टियां स्मार्ट मीटर को सियासी मुद्दा बनाने में जुट गई हैं। फ्री देने के लिए जहां कांग्रेस का राज वहां 2100 यूनिट फ्री दे रहा है। आरजेडी ने स्मार्ट मीटर को लेकर 1 अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी दी तो भला कांग्रेस क्यों पीछे रहती। उसने एक दिन पहले ही 30 सितंबर से ही सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और 2 अक्टूबर से जन जागरण का ऐलान कर दिया। कांग्रेस का तर्क क्या है ये भी सुनिए। आज भी 2022 में एक स्टडी था बिहार में जिसमें बहुसंख्यक आबादी के पास 65 से 70% आबादी के पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और ऐसे में स्मार्ट मीटर लगेगा। स्मार्ट मीटर पर आरजेडी के आंदोलन और कांग्रेस के सवाल का जवाब देने खुद बिहार के बिजली मंत्री विजेंद्र यादव मैदान में उतर आए। विजेंद्र यादव ने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो बताएं उनके समय में बिजली का उत्पादन कितना होता था। ये बताएं कि उनके समय में बिजली की स्थिति क्या थी। ये बताएं कि उनके समय कितने घरों में बिजली पहुंची थी। 16 के पहले हर घर बिजली क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? जो लोग विरोध कर रहे हैं अन्य राज्यों में तो था, इस राज्य में कहा 700 मेगावाट चलता था। विजेंद्र यादव ने विपक्ष पर बेवजह एक अच्छी पहल पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बिजली स्मार्ट मीटर में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच होगी। स्मार्ट मीटर लगना बंद नहीं होगा। 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर लग जाएगा। कहे हम अनजस्टिफाइड मानेंगे तो 50 लाख लोग ने विरोध नहीं किया तो कुछ लोग तो हर बात का विरोध करते हैं। 2005 के पहले बिहार में बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। बिजली कटने से लोग परेशान थे। नीतीश सरकार ने हर घर बिजली अभियान चलाया और गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई। लेकिन इसके साथ बिजली चोरी और बिजली का बिल ना भरने के बहुत सारे मामले सामने आते रहे, जिसके समाधान के लिए सरकार ने प्रीपेड मीटर लगवाने का फैसला किया ताकि बिजली की चोरी रुके और लोगों को परेशानी ना हो। अब हाल के दिनों में कुछ जगहों से स्मार्ट मीटर में ज्यादा रीडिंग की शिकायत आ रही थी। अब आरजेडी इस मुद्दे पर आंदोलन कर सियासी बढ़त बनाने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा की छेड़छाड़ की हुई तस्वीर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और दिल्ली पुलिस ने मधुबनी के रहने वाले आनंद राज नाम के युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया। 22 दिन तक आनंद राज दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहा। हालांकि उसे अभी जमानत मिल गई है। दरअसल पूरा मामला पैसे उगाही से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में साइबर सेल में केस दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने आनंद राज को दिल्ली से ही गिरफ्तार किया। आनंद राज को बाद में जमानत मिल गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आनंद राज के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और पुलिस इसमें हर एंगल की तलाश कर रही है कि क्या कोई राजनीतिक एंगल तो नहीं है। आनंद राज के कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है कि आनंद की किससे बात होती थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आनंद राज ने दिल्ली पुलिस के सामने इस बात को कबूल किया है कि पैसे के लिए वो ऐसा कर रहा था और जिस व्यक्ति को फोटो भेज रहा था उससे बदले में पैसे की मांग कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक आनंद राज ने भी ये स्वीकार किया है कि परिवार की माली हालत खराब थी, लिहाजा पैसे के लिए ऐसा किया है। तो देखिए तस्वीर के साथ छेड़छाड़ को आइए समझिए। देखिए तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कोई नई बात नहीं है। तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके ब्लैकमेलिंग आम बात हो चुकी है और इन दिनों खासतौर पर एआई के इस्तेमाल से, एआई के दरअसल कहें तो दुरुपयोग से एआई के जरिए छेड़छाड़ करना बेहद आसान हो गया है। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हुई है जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ।
संजय झा की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया इस मामले में। इस व्यक्ति ने स्वीकार भी कर ली है कि वो पैसे के लिए ऐसा कर रहा था और इसके बाद पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि इसके पीछे कहीं और कोई और वजह तो नहीं है क्या, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है जो फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई। हालांकि आरोपी ने खुद कबूला है कि उसने ऐसा क्यों किया। कहा है उसने कि परिवार की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए पैसे की उगाही के कारण ये काम किया। उसने तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की, तस्वीर को किसी और को वो शेयर करता और उसके बदले में वो पैसे लेता था, तो पैसे की उगाही के कारण उसने छेड़छाड़ की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।